नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टॉप ट्रेंडिंग जीके में। रेलवे आरआरबी एनटीपीसी मैथ सीरीज में अभी तक हम 51 सेट कंप्लीट कर चुके हैं। यदि आपको वो देखने हैं तो आप प्लेलिस्ट जाके चेक कर सकते हो। आज सेट नंबर 52 है जो कि 31 जनवरी 2021 को सेकंड शिफ्ट के अंदर हुआ था। और यहाँ पर मैथ में पूछे गए टोटल 33 सवालों को हम डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें से सवाल नंबर 1 हमारा इस प्रकार से दिया गया था। कंटिन्यू करें उससे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, यदि आप रेलवे ग्रुप डी और स्पेशल एनटीपीसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको डेली एक मॉक टेस्ट लगाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। मॉक टेस्ट के लिए अभी टेक्स्ट बुक पर ऑफर चल रहा है जो डील ऑफ द मंथ है, जिसमें आप अनलिमिटेड मॉक टेस्ट सारे एग्जाम्स के 400 प्लस एग्जाम्स के मॉक टेस्ट एक ही पास के अंतर्गत अटेम्प्ट कर सकते हो। ऑफर में यदि आप टीटीजी के कूपन कोड यूज करते हो तो आपको एक्स्ट्रा 119 रुपये के डिस्काउंट के बाद इस डील को आप 280 रुपये में ग्रैब कर सकते हो, जिसमें 1 वर्ष की वैलिडिटी में सारे चाहे एसएससी हो गया, रेलवे, बैंकिंग, डिफेंस हो गया, जितने भी एग्जाम्स, इन सभी एग्जाम्स के मॉक टेस्ट आपको एक ही पास के अंतर्गत टेक्स्ट बुक ऐप और वेबसाइट पर दोनों पर ही अटेम्प्ट कर सकते हो। ये डील आपको वेबसाइट और ऐप दोनों पर इस कूपन कोड की सहायता से मिलने वाली है, जिसमें सिर्फ स्पेशल ग्रुप डी और एनटीपीसी के लिए एग्जाम पैटर्न पर आधारित यहाँ पर मॉक टेस्ट तैयार किए गए हैं। ज्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, क्लिक करके जरूर चेक कीजिएगा। कि एक भिन्न के अंश और हर का योग 11 है। यदि अंश से 1 घटाया जाता है तो भिन्न 1/4 के बराबर हो जाती है। तो भिन्न बतानी है। देखो मैं क्या करता हूं, हर को x मान लेता हूं। यदि आप अंश को x मानोगे तो नीचे आपके पास 11 माइनस एक्स आ जाएगा, जो कि थोड़ा मुश्किल है, तो आप हर को मान लीजिए। यदि आपको ऐसे प्लस में दे रखा है कि एक भिन्न के अंश और हर का योग 11 है, तो हम हमेशा क्या करेंगे, हर को मान लेंगे x। तो ऊपर कितना आ जाएगा, 11 माइनस एक्स, क्योंकि दोनों का योग 11 के बराबर है। अब वो आगे क्या कह रहा है, यदि अंश में से 1 घटाया जाता है, यदि अंश में से 1 और घटा देते हैं तो ये जो भिन्न है वो 1/4 के बराबर हो जाती है। अब यहां से थोड़ा और सरल करोगे तो ये 10 माइनस एक्स बटे एक्स हो जाएगा, बराबर 1/4 के हो जाएगा। अब आप क्या कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो यहां हो जाएगा 40 माइनस 4x बराबर x हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब मैं यदि 4x को उधर ले जाता हूं तो 5x बराबर 40 आ जाता है। तो यहां से आपका x का मान कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अब हमारी मूल भिन्न क्या थी, 11 माइनस एक्स बटे एक्स थी। इसके अंदर आप x का मान रखें, तो जब ऊपर रखोगे तो 3 हो जाएगा और नीचे 8 हो जाएगा। हमारा ऑप्शन नंबर 4 आ गया है, ये हो चुका है। सवाल नंबर 4 की बात करते हैं तो निम्न व्यंजक का मान निकालना है। त्रिकोणमिति के सवालों में देखो सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप इसके अंदर मान रखो। सबसे पहले हम कौन सा कोण रखेंगे, डिग्री, या हम 0 डिग्री रखते हैं या फिर 90 डिग्री रख के चेक करते हैं, ठीक है। लेकिन जब आप ऑप्शन चेक करते हो तो साइन 0 और टेन 0 इस प्रकार से दो मान 0 0 पे एक जैसे आ जाएंगे, इसलिए हम 0 और 90 नहीं रख सकते। अब दूसरा, जब आप 45 मान रखोगे तो ये जो 3x कोण है, जो ये 3x कोण है, 45 रखने पर 145 हो जाएगा। और इसकी वैल्यू निकालनी थोड़ी मुश्किल है, क्योंकि हम नॉर्मली 0 से 90 तक की वैल्यू जानते हैं, इसलिए हम 45 भी नहीं रख रहे हैं। तो अब कौन सा कोण बचा है हमारे पास, अब हम 30 डिग्री इसके अंदर रख के देखेंगे। जब आप x का मान 30 डिग्री रखते हो तो देखो यहां कितना हो जाएगा, cos 30 हो जाएगा, ये तो x cos x, तो और cos 3x की जगह जब 30 रखोगे आप x की जगह, तो यहां पर 90 एंगल बन जाएगा। तो cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, cos 90 की वैल्यू 0 होती है। यहां पर cos 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, cos 30 की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास √3/2। इसी प्रकार नीचे भी हमने रखा तो साइन 90 बन जाएगा ये, और ये साइन 30 बन जाएगा। तो साइन 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 होती है, और माइनस, और साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है। अब आप इनको सरल कर लीजिए, ऊपर तो √3/2 है, नीचे 1 में से आधा घटाओगे तो आधा बच जाएगा। अब देखो 2 से 2 कट जाएगा, तो आपका मान यहां से कितना आ चुका है, 3 आ चुका है। अब आप ऑप्शन के अंदर 30 डिग्री रख के देखो x का मान कहां पर √3 आता है। तो जब साइन का 30 रखोगे तो मान आता है 1/2। जब आप टेन में 30 रखोगे तो मान आता है 1/√3। कोट के अंदर 30 रखोगे तो √3 आता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर यहां से ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 4 के अंदर भी रख के देख लो, 4 के अंदर यदि आप रखते हो 30 डिग्री तो √3/2 आता है। इसलिए कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर 3 मैच कर रहा है। सवाल नंबर 7 की बात करें, एक बर्तन को भरने में 1.5 लीटर की क्षमता वाले गिलास से 15 गिलास दूध डालना पड़ता है, यानी कि एक बड़ा पात्र है। तो जिसको पूरा का पूरा भरने के लिए क्या करना पड़ता है, एक 1.5 लीटर का गिलास है
उससे 15 गिलास यदि आप इसके अंदर डालते हो तो ये पूरा का पूरा भर जाता है। यानी कि टोटल दूध कितना हो गया है कि एक गिलास की वैल्यू 1.5 लीटर है और टोटल कितना 15 लीटर, तो ये टोटल दूध की मात्रा हो गई है। अब यदि गिलास का साइज 0.5 लीटर होता तो टोटल कितने गिलास की जरूरत पड़ती, तो 0.5 से आप इसको डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपको यहां से 3 कट जाएगा और ये हो जाएगा 45, यानी कि 45 गिलास की जरूरत पड़ती। ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। इसी प्रकार से सवाल नंबर 10, यदि किसी आयत की लंबाई और परिमाप का अनुपात 3:20 दे रखा है, इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात पूछा गया है। देखो परिमाप कितना दे रखा है आपको 20, परिमाप क्या होता है, 2 लंबाई और 2 चौड़ाई का योग होता है। यदि मैं परिमाप को यदि आधा कर दूं तो वो मेरे पास क्या आ जाएगा, लंबाई प्लस चौड़ाई के बराबर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, लंबाई प्लस चौड़ाई के बराबर। कब, क्योंकि परिमाप क्या होता है, लंबाई और चौड़ाई का जो योग होता है उसका डबल होता है। तो यदि मैं इसको 2 से भाग दे दूंगा तो ये मेरा क्या आ जाएगा, 1 लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी लंबाई प्लस चौड़ाई का योग आ जाएगा। इसी प्रकार से 20 को जब आपने, जो परिमाप हमारा 20 था, 2 से भाग दिया तो 10 आ गया, यानी 10 क्या है, लंबाई और चौड़ाई का योग आ चुका है हमारे पास। जहां हमें लंबाई कितनी दे रखी है 3, यानी कि हमारी लंबाई है 3 और लंबाई और चौड़ाई का योग है 10। इस प्रकार से हो चुका है। अब यदि हम बात करें लंबाई चौड़ाई का, तो यहां से आपकी चौड़ाई कितनी आ जाएगी, चौड़ाई कितनी आ जाएगी, जब आप 10 में से 3 घटाओगे तो आपकी 7 क्या है, चौड़ाई आ गई, यानी 7 अनुपात आपकी चौड़ाई आ गई है। अब हमसे अनुपात पूछा है लंबाई और चौड़ाई का, तो लंबाई हमारी 3 अनुपात और चौड़ाई 7 अनुपात है, तो 3:7 ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा आपका। सवाल नंबर 11 की बात करें, एक तार से बने 56 मीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त को काटा जाता है, फिर इसको वर्ग के रूप में मोड़ दिया जाता है, तो वर्ग के विकर्ण का माप बताना है। अब देखो एक तार था हमारे पास, पहले उसको वर्त के रूप में था, फिर उसी तार को वर्ग के रूप में बना दिया, तो ये जो इसके तार की लंबाई है ये बराबर रहेगी। तो ये कह सकते हैं हम कि वर्त की जो परिधि थी और वर्ग का जो परिमाप है ये दोनों बराबर होंगे, ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले वर्त का परिधि निकालेंगे, उसको वर्ग के परिमाप के बराबर कर देंगे और वहां से फिर जो भी वर्ग की वैल्यू हमारे पास जो भी पूछी गई हम निकाल लेंगे। तो सबसे पहले देखो वर्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, वर्त की परिधि निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr होता है। यहाँ 2 और पाई का मान 22/7 रखोगे, आर का मान आप 56 रखोगे, तो 7 से यदि 56 को काटोगे तो 8 बार जाएगा। ठीक है, इतनी बार चला गया। अब आप इसको करोगे यहां से मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा आपका 252, 352 आ जाएगा, ये 352 आ जाएगा। और यही किसके बराबर होगा, ये वर्ग के, ये वर्ग की परिमाप के बराबर होगा। तो हम कह सकते हैं इसकी परिधि यही परिमाप के बराबर होगी। अब हम जानते हैं कि परिमाप क्या होता है, 4 इंटू भुजा होता है, यानी एक वर्ग का परिमाप भुजा का 4 गुना होता है, यानी कि 352 किसकी वैल्यू हो गई, 4a की। तो यहां से a हमारी भुजा था, भुजा का मान कितना आ चुका है, आप इसको 4 से डिवाइड कर दोगे, 352 को 4 से डिवाइड करोगे, जब आप इसको 4 से डिवाइड करते हो तो कितनी बार जाता है, एक बार 8, 8, यानी कि भुजा की जो लंबाई है वर्ग की, एक भुजा की लंबाई 88 आ चुकी है। ठीक है, यानी कि वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई हमारे पास 88 आ चुकी है। और जब आपके पास भुजा दी होती है तो विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, विकर्ण हमारा भुजा का √2 गुना होता है, ये होता है। तो √2 इंटू 88 हो जाएगा, या फिर हम अच्छे से इस प्रकार से लिख सकते हैं 88 √2, क्योंकि √2 की जो वैल्यू हम बाद में लिखते हैं। तो 88 √2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ से 4 हो जाएगा। सवाल नंबर 48 में क्या दिया गया है, एक मछली घर एक घनाभ के आकार में है, ठीक है, जिसके बाहर माप इतने 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 दे रखे हैं आपको। इसके आधार बगल, इसका आधार फलक, ठीक है, बगल के फलकों और पिछले फलक पर रंगीन कागज चढ़ाना है। तो इसके लिए आवश्यक कागज का क्षेत्रफल पूछा गया है। कहां कहां पर लगाना है, नीचे लगाना है, दोनों साइड में लगाना है और पीछे की तरफ, आगे की तरफ नहीं लगाना है और ऊपर नहीं लगाना है। देखो ऐसे मान लो कि आपके पास एक जो जैसे मछली रखने का एक्वेरियम होता है वो है, जिसमें से हमें क्या करना है, जिसमें से क्या करना है कि ऊपर वाले पे और सामने वाले पे नहीं लगाना है। तो मैं देखो क्या इस प्रकार से कितने अपने पास जो फलक बच चुके हैं जिन पे करना है, मैं एक डायग्राम से बनाकर दिखाता हूं आपको। इस प्रकार से हो गया ये, मान लीजिए कि ये फलक
ठीक है, इतने फलक हमारे पास बच चुके हैं। अब ऊपर वाला और सामने वाला मैंने नहीं बनाया है, बाकी बचे हुए फलक मैंने बनाए हैं जिन पर हमें रंगीन कागज चिपकाना है। तो यहां से अब क्या करना पड़ेगा, सबसे आसान तरीका क्या है, आपको यहां पर अलग अलग फलक का निकालना पड़ेगा, क्योंकि हम पूरे का एक साथ नहीं निकाल सकते कि घनाभ का परिमाप, पूरे का घनाभ का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल एक साथ नहीं निकाल सकते, क्योंकि हमारे पास दो फलक नहीं दिए हुए। तो सबसे अच्छा तरीका यही है, आप सबका अलग अलग निकालो। तो देखो, ये भुजा हमारी क्या है, लंबाई है, ये आपकी लंबाई है, ये आपकी चौड़ाई है, और ये ऊंचाई है, हाइट कह देते हैं इसको। इस प्रकार से दे रखिए, ये आपकी तो लंबाई है, ये हाइट है, और ये आपकी चौड़ाई है। ठीक है, ये दे रखी है आपको। अब आप सबसे पहले इसका निकालो, कितना आ जाएगा, लंबाई इंटू ऊंचाई। ठीक है, और इसकी बात करते हैं तो कितना आ जाएगा, लंबाई इंटू चौड़ाई। और इसकी बात करोगे तो क्या आएगा, चौड़ाई इंटू ऊंचाई। ठीक है, तो सबसे पहले नीचे वाले फलक का निकाल रहे हैं हम, तो वो है हमारा लंबाई इंटू चौड़ाई, यानी कि कितना हो जाएगा उसका क्षेत्रफल। लंबाई को चौड़ाई से मल्टीप्लाई करोगे, 80 को 30 से मल्टीप्लाई करोगे आप, 80 को 30 से मल्टीप्लाई करोगे, ये कितना आ जाएगा, 2400 आ जाएगा। दूसरा, पीछे वाले फलक का निकाल रहे हैं हम लंबाई को ऊंचाई से, तो लंबाई हमारी 80 दे रखी है और ऊंचाई हमारी 40 दे रखी है। ठीक है, तो 80 को आप 40 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 3200 आ जाएगा। 80 को 40 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका 3200 आ जाएगा। पीछे वाले पृष्ठ का आ चुका है। अब जो साइड के जो फलक है उनका, तो यहाँ पर b इंटू एच, यानी कि चौड़ाई इंटू ऊंचाई, तो चौड़ाई हमारी 30 है और ऊंचाई 40 है, तो 40 30 इंटू 40 करोगे तो कितना आ जाएगा, 1200 आ जाएगा, 1200 आ जाएगा। अब ये क्या है, हमारे दो है, तो एक और जोड़ दो आप 1200, क्योंकि साइड वाले फलक सेम ही होंगे, ये दो फलक है। तो अब टोटल आप निकाल लो कितना आएगा, टोटल जोड़ोगे तो 1 0 2 0, ये आ चुके हैं आपके 2 और 2 4 6 8 10, और एक आई हासिल, तो यहां से 3 और 3 6 और 2 8, यानी कि 8000 आ चुका है। और ऑप्शन नंबर हमारा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। सवाल नंबर 14 की बात करें, सवाल नंबर 14 की बात करें, क्रय मूल्य पर कितने प्रतिशत लाभ विक्रय मूल्य पर 20% के लाभ के बराबर दे रखा है। तो आपको विक्रय मूल्य पर 20% लाभ दे रखा है, पूछा है क्रय मूल्य पर वो लाभ कितना परसेंट होगा। तो देखो 20% की वैल्यू जब हम निकालते हैं भिन्न के रूप में कितनी होती है, 1/5 होती है, यानी कि विक्रय मूल्य 5 है और लाभ 1 है, तो विक्रय मूल्य में से आप लाभ घटाओगे तो क्रय मूल्य आपका 4 आ जाएगा। तो ये जो एक लाभ है हमें इस 4 पे बताना है कितना है, एक लाभ 4 पे बताना है कितना है परसेंटेज के अंदर, तो ये हो जाएगा आपका काटने पर 25% आ जाएगा। कितना आएगा, 25% आ जाएगा। यानी कि जो लाभ विक्रय मूल्य पर यदि काउंट करते हैं 20% आता है, वो क्रय मूल्य पर काउंट करने पर 25% आता है। ठीक है, सवाल नंबर 17, 40 मीटर लंबी, 80 मीटर चौड़ी और 6 मीटर ऊंची दीवार बनाने में प्रयुक्त 25 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर ऊंची ईंट की संख्या बताओ। यानी पूरी दीवार बनानी है हमको, और एक ईंट का जो आयतन है आपको ये दे रखा है, एक ईंट की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई ये दे रखी है, और पूरी दीवार की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ये दे रखी है आपको। तो कितनी ईंटें चाहिएगी ये पूछा गया। तो नंबर ऑफ ईंट क्या होगी, यानी कि पूरी दीवार का आयतन, ऊपर तो आ जाएगा दीवार का आयतन, और नीचे क्या आ जाएगा, ऊपर तो दीवार का आयतन आ जाएगा और नीचे एक ईंट का आयतन आ जाएगा, ईंट का आयतन आ जाएगा। इस प्रकार से हो जाएगा। तो दीवार का आयतन कितना होगा, 40 इंटू 80 इंटू 6 हो जाएगा। अब देखो 40 को आपको क्या है, मीटर में बनाना, मीटर में दे रखा है, सेंटीमीटर में इसको चेंज कर दो। जब हम 40 को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और इसी प्रकार ऊंचाई भी 6 दे रखी है तो 100 से और मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो गया। अब नीचे आपको क्या दे रखा है, 25 सेंटीमीटर में, 5 भी सेंटीमीटर में और 20 भी सेंटीमीटर में, तो इनको चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो देखो 25 को यदि आप 100 से काटते हो तो कितनी बार जाएगा, ये जाएगा आपका 4 बार चला जाएगा। 5 से यदि आप इसको काटोगे तो कितना आएगा, 20 आ जाएगा, और ये 20 से 20 कट चुका है। अब आपके पास इनको मल्टीप्लाई करना है आपको। ठीक है, तो हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं। 4 को आप क्या करें, 8 से करोगे तो 32 आ जाएगा, और इस 6 को इससे करोगे तो 24 आ जाएगा। 32 इंटू 24 आ चुका है हमारे पास, और पीछे क्या है, 2 जीरो है, तो हम कह देंगे 100 और है 7 के अंदर। ठीक है, तो 2 जीरो सवाल में आएगी, आंसर के अंदर ये 2 जीरो तो दिखाई देगी है। तो यहां से आप देखो इनको मल्टीप्लाई करने की भी जरूरत नहीं है, जिस ऑप्शन के अंदर 2 जीरो है वो लगा दीजिए, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा हमारा यहाँ से।
ये हो चुका है। सवाल नंबर अब हम बात करते हैं 19 की। अमीषा किसी कार्य को स्वयं 14 दिन में पूरा कर सकती है, जबकि भावना इस कार्य को अकेले 35 दिन में पूरा कर सकती है। ये दोनों की दोनों चित्रा के साथ मिलकर काम करती है, तो चित्रा अकेले इस काम को कितना दिन में पूरा करेगी, ये पूछा गया है। ठीक है, एक तो अमीषा मान लिया, एक भावना मान लिया, और एक है तीनों मिलके, अमीषा, भावना प्लस चित्रा। ठीक है, तो अब हमें देखो, ये 14 दिन में पूरा करती है, ये 35 दिन में पूरा करती है, तीनों मिलकर 6 दिन में पूरा करती है। जब आप इनका एलसीएम निकालोगे तो कितना आएगा, 210 आ जाएगा। तो यहाँ 14 का जब भाग दोगे तो ये तो 210 तो हमारा टोटल वर्क आ चुका है। अब इफिशियंसी निकालते तो 14 का जब भाग दोगे इसमें तो वो 15 आ जाएगा। 35 का भाग दोगे तो कितना, 6 आ जाएगा, और 6 का भाग दोगे तो 35 आ जाएगा। ठीक है, ये हो चुका है। यानी कि ए बनाता है 15, बी बनाता है 6 चीजें, और तीनों मिलकर एक दिन के अंदर 35 बना देते हैं। तो देखो, सी का निकालना है हमें, चित्रा की इफिशियंसी निकालनी है, तो 35 में से आप घटा दो इन दोनों को जोड़ के। 15 और 6 को जोड़ा तो कितना हो चुका है, 15 प्लस 6 करोगे तो ये 21 हो जाएगा। 21 को आप 35 में से घटाओगे, 21 को 35 में से घटाओगे तो कितना आएगा, 14 आ जाएगा। यानी कि चित्रा जो है एक दिन में 14 यूनिट बना सकती है। टोटल यूनिट कितना है, टोटल काम कितना है, 210 है। तो समय बराबर क्या आ जाएगा, टोटल काम बटे एक दिन में जितना बनाती है वो। तो यहां से 14 बटे ये करोगे तो 15 दिन आ जाएंगे, तो 15 दिन लगेंगे, उसको ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। सवाल नंबर 27 की बात करें, एक संख्या के 48% और 38% का अंतर कितना दे रखा है आपको, 354 दे रखा है। यानी कि 10% हमको कितने के बराबर दे रखा है, 354 के बराबर दे रखा है। तो 1% कितना हो जाएगा, 354 बटे 10 हो जाएगा। और आपसे 58% की वैल्यू पूछी है, तो 354 बटे 10 इंटू 58 कर दो आप, ये आपका आंसर आ जाएगा। देखो, अब आपको सबसे पहले क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, मल्टीप्लाई करना है। अब हम मल्टीप्लाई किस तरीके से करें, अब देखो लास्ट अक्षर चेक कर लो, लास्ट अक्षर चेक करो सबसे पहले। 4 को यदि आप 8 से मल्टीप्लाई करते हो तो कितना आता है, 32 का 2 आ जाता है, तो 2 आ जाता है। और नीचे 10 है, 10 है तो पॉइंट कितने स्थान के बाद लगेगा, पीछे से एक स्थान के बाद लगेगा। अब ये आप चेक कर लो, एक स्थान के बाद पॉइंट लगेगा और लास्ट में 2 आएगा, तो ऐसा आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर 2 है, केवल एक ही है। तो ये हो चुका है हमारा। सवाल नंबर 30 की बात करें, यदि 300 पेंसिल को राजेश, सुरेश और चंदन के बीच में क्रम से इस अनुपात में वितरित किया गया तो चंदन को कितनी पेंसिल मिलेगी, ये पूछा गया है। तो देखो, तीनों को भिन्न के रूप में अनुपात दे रखा है, तो हम इसको थोड़ा सा अनुपात को सरल कर लेते हैं। सरल किस प्रकार से करोगे, आप इनका एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना आएगा, 12 आएगा। तो 4 का भाग दोगे तो 3 आ जाएगा, यहां से 4 और ये 8 हो जाएगा, यहां 3 करोगे तो ये 4 आ जाएगा। अब हमारे पास सरल अनुपात आ चुका है, हम 12 को छोड़ दें, 3 अनुपात 8 अनुपात 4 इस अनुपात में हो गया। ठीक है, इन तीनों को जोड़ोगे, 11 और 4 15 हो जाता है, टोटल 15 है। 15 की वैल्यू आपको टोटल कितनी दे रखी है, 330 दे रखी है। तो एक की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी आपके पास, 2 और 2 22 आ जाएगी। एक की वैल्यू 2 आदि 2 आ गई है। तो चंदन का पूछा गया, चंदन को कितनी पेंसिल मिली है, 4 अनुपात मिली है। तो आप क्या करोगे, 4 को 22 से मल्टीप्लाई कर दोगे, टोटल 88 आ जाएगा। तो 88 पेंसिल मिली है चंदन को, ऑप्शन नंबर हमारा 3 हो जाएगा। क्वेश्चन 32, पी 25 सेकंड के अंदर 250 मीटर दौड़ सकता है और क्यू उतनी ही दूरी यानी 250 मीटर 30 सेकंड में दौड़ सकता है। यदि दोनों एक ही समय पर दौड़ना शुरू करते हैं तो 4.5 सेकंड के बाद में पी क्यू से कितना आगे होगा, यानी पी और क्यू के बीच में 4.5 सेकंड के बाद में कितनी उनके बीच में दूरी है, ये बतानी है हमको। तो देखो, पी क्या है, 250 मीटर कितने सेकंड में दौड़ पाता है, 25 सेकंड में दौड़ पाता है। यानी कि 250 मीटर ये कितने सेकंड में दौड़ पाता है, 25 सेकंड में दौड़ पाता है। तो ये क्या आ चुका है, यदि हम दूरी को समय से डिवाइड कर दे तो हमारे पास चाल आ चुकी है। और ये चाल क्या चीज बताती है हमें कि 1 सेकंड में वो कितना दौड़ा है। यानी कि हम ये कह सकते हैं पी 1 सेकंड में 10 दौड़ा है, यानी कि 1 सेकंड में 10 मीटर दौड़ सकता है, हमने भाग दे के देखा है। इसी प्रकार से यदि हम क्यू की बात करें तो वो क्या है कि यही 250 दूरी 30 सेकंड के अंदर दौड़ता है। तो हम कह सकते हैं कि वो 25/3 मीटर दूरी दौड़ता है, इसके अंदर 1 सेकंड के अंदर दौड़ता है। तो दोनों के बीच में 1 सेकंड में कितना गैप आ जाता है, यानी पी क्यू से 1 सेकंड में कितना आगे निकल जाएगा।
तो जब आप दोनों को 10 में से आप 25/3 को घटाओगे, तो 25 में से आप इसको 10 में से आप 25/3 को घटाओगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, एलसीएम लोगे 5 बटे आपके पास 3 आ जाएगा। 5/3 मीटर वो आगे होगा 1 सेकंड के अंदर। अब पूछा गया 4.5 सेकंड के अंदर कितना आगे होगा, तो आप इसको 1 सेकंड के अंदर जितना आगे होगा उसको 4.5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 4.5 सेकंड के अंदर आ जाएगा। तो यहां से आप यदि काटोगे तो ये 1.5 आएगा, 7.5 आपका आंसर आ जाएगा। यानी कि पी और क्यू के बीच में 4.5 सेकंड के बाद जो दूरी है उनके बीच में 7.5 मीटर हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। सवाल नंबर 35, एक बर्तन से लिए गए दूध के नमूने में 4% पानी है। पानी की मात्रा को घटाकर हमें 2% करने के लिए बर्तन से लिए गए 8 लीटर मिश्रण में शुद्ध दूध की कितनी मात्रा मिलानी पड़ेगी। देखो स्टार्टिंग में कितना था, 4% था, इसमें से 8 लीटर, देखो पूरा मिश्रण था, 8 लीटर दूध था, तो उसमें से वो कह रहा है कि 8 लीटर को मैंने क्या करा है, एमएल के अंदर चेंज कर लिया। एमएल में चेंज करने के लिए आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब हम इसमें देख लेते हैं कि 4% पानी है, तो 1% कितना होगा, 80 होगा। 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 320 इसके अंदर पानी है। 320 ml क्या है, इसके अंदर पानी है। अब इसके अंदर शुद्ध दूध कितना मिलाया जाए कि ये 2% बन जाए। तो नए मिश्रण में क्या है कि जो ये अभी 4% था, तो नए मिश्रण में ये कितना हो जाएगा, जो 320% है बचा हुआ, ये पानी तो है, ये 2% बनाना है हमको। यदि इसको 2% बनाना है 320 को, तो बाकी बचा हुआ कितना हो जाएगा, 98%। तो 320 की वैल्यू कितनी है, 2% है, तो हमें कितने की वैल्यू निकालनी है, 100% की वैल्यू निकालनी है। तो परसेंट से परसेंट कट गया, 2 से यदि आप करोगे तो इसको कितना आ जाएगा, 2 से 50 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाएगा, ये आपका 1616, ये 5 को करोगे तो 160 आ जाएगा, और ये 16,000 आ जाएगा, 16,000 आ जाएगा। यानी 16,000 ml, या कह दें कि 16 लीटर हो जाएगा। ये फाइनल जो था मिलाने के बाद कुल टोटल कितना बन चुका है, 16 लीटर बन चुका है। तो कितना मिलाया गया है, स्टार्टिंग में था 8 लीटर, अब हो चुका है 16 लीटर। तो कितना मिलाया गया, 16 में से 8 घटाओगे तो बच जाएगा 8 लीटर। यानी हमको इसको 2% बनाने के लिए 8 लीटर मिलाना पड़ेगा। कितना मिलाना पड़ेगा, 8 लीटर मिलाना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। सवाल नंबर 42, एक गोदाम 60 मीटर 40 मीटर इंटू 30 मीटर के माप के घनाकार आकार का है। यदि एक बक्से का आयतन इतना दे रखा है, 0.8 मीटर क्यूब दे रखा है, तो इसमें कितने घनाकार बक्से रखे जा सकते हैं, ये पूछा गया है। अब देखो कितने रखे जा सकते हैं, संख्या के लिए ये जो गोदाम है इसका आयतन बटे एक बक्से का आयतन, तो गोदाम का आयतन क्या हो जाएगा, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, और बक्से का आयतन आपको दे रखा है 0.8 मीटर, इस प्रकार से दे रखा है। अब आप क्या करो, ये यहां से पॉइंट हटाओगे तो ऊपर 10 आ जाएगा। अब 8 से 40 को काटोगे तो 5 बार जाएगा। अब आपको क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है, तो 6 को 5 से करेंगे तो 30 आ जाएगा। 30 को यदि 3 से करते हो तो 90 आ जाता है। एक चीज तो ये हो चुकी है। अब जीरो कितनी बची, 1 2 और 3, 3 जीरो और बची है, तो 3 जीरो लगा दो, तो ये आ चुका है आपका 90,000 बक्से रखे जा सकते हैं। ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा। सवाल नंबर 43, जॉन जीन से आयु में दोगुना है। यानी कि एक तो है जॉन को हम मान लेते हैं ए, और जीन को मान लेते हैं बी, क्योंकि दोनों एक जैसे नाम है इसलिए हमने ए बी मान लिया उनको। तो ए बी से कितना है, दोगुना है, तो हम कह सकते हैं यानी कि बी 1 है, बी की आयु 1 है, तो ए की आयु कितनी है, उससे दोगुनी है। ठीक है। 3 वर्ष बाद उनकी आयु का योग कितना हो जाता है, 66 हो जाता है। तो वर्तमान में कितना था, तो दोनों की 3 हमको कम करनी पड़ेगी, टोटल 6 कम करनी पड़ेगी, यानी वर्तमान में उनकी आयु का योग कितना था, 60 था। तो हमारे पास देखो वर्तमान में अनुपात में कितनी है उनकी आयु का योग, 3 है, 2 + 1 3 है, और 3 की वैल्यू कितने के बराबर होगी, 60 के बराबर होगी। तो 1 की वैल्यू कितने के बराबर आ जाएगी, यहां से 20 के बराबर आ जाएगी। तो जो ए की वैल्यू कितनी होगी, 2 अनुपात है, और 2 को 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो 40 हो जाएगी, 1 को 20 से करोगे तो 20 आ जाएगी। तो जॉन की आयु कितनी हो चुकी है, 40 हो चुकी है, और जीन की आयु 20 हो चुकी है। तो अब पूछा किसका, पहले जीन दिए बाद में जॉन दिया है, तो पहले 20 आएगा और बाद में 40 लिखा जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा।
सवाल नंबर 45 की बात करें। वहीदा ने 10% कर सहित 3300 रुपए में एक एयर कूलर खरीदा है। कर लगाने से पहले एयर कूलर का प्राइस कितना था? यानी 100 रुपए, देखो किसी चीज की वैल्यू होती है और उस पर कर 10% लगा है तो वैल्यू यहां से 110% के बराबर हो जाएगी। 110% की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है? 3300 दे रखी है। यानी कि एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3300 बटे 110 करोगे आप, एक से एक जीरो कट जाएगी और ये यहां से घटा काटने पर कितना आ जाता है? 30 आ जाएगा। 30, 1% की वैल्यू कितनी आ चुकी है? 30 आ चुकी है। और स्टार्टिंग में कितना था? 100% होता है तो 100 की कितनी आ जाएगी? 100 को 30 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3000 आ जाएगी। स्टार्टिंग में जब उस पर कर नहीं लगाया गया तो उसकी वैल्यू 3000 रुपए थी। सवाल नंबर 49, दो संख्याओं का योग 66 है, ठीक है, और उनके महत्तम समापवर्ती यानी एचसीएफ और एलसीएम 3 और 315 है। तो संख्याओं के व्युत्क्रम का योग बताइए। देखो हमें क्या बताना है कि संख्या का व्युत्क्रम बताना है। पहली संख्या यदि x थी, दूसरी संख्या y थी, तो इनके व्युत्क्रम का योग बताना है। आप एलसीएम लोगे तो नीचे xy आ जाएगा, यानी x इंटू वाई का मल्टीप्लीकेशन, और ऊपर क्या आ जाएगा? इन दोनों का योग आ जाएगा। तो योग तो हमें दे रखा है। दूसरी हमें देखो क्या चीज दे रखी है। हम जानते हैं कि दो संख्याओं का मल्टीप्लीकेशन किसके बराबर होता है? एचसीएफ इंटू एलसीएम के मल्टीप्लीकेशन के बराबर होता है। एचसीएफ आपको 3 दे रखा है, एलसीएम आपको 315 दे रखा है, तो यहां से एक्स वाई हमारे पास आ चुका है। कितना है? 3 इंटू 315 दे रखा है। अब देखो योग की वैल्यू रख देते हैं हम 66 और नीचे एक्स वाई की वैल्यू रख देते हैं 315 इंटू 3 दे रखा है। जो 3 से यदि आप इसको काटोगे तो ये 22 बार जाएगा। आपका मान कितना आ चुका है? ऊपर तो 22 आ चुका है, नीचे 315 आ चुका है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहां से 4 हो गए, 4 हो गए। सवाल नंबर 50 में दो संख्याओं का महत्तम समापवर्ती यानी एचसीएफ और एलसीएम आपको क्रमशः 5 और 210 दिए हैं। यदि संख्या 25 से 40 के बीच में, यदि दोनों संख्याएं 25 से 40 के बीच में है तो संख्याओं का योग बताना है। अब देखो इस सवाल के अंदर आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, तभी आप कर पाओगे। तो देखो यदि मैं मानता हूं कि एक संख्या ए एक्स है और दूसरी संख्या को मैं मान लेता हूं कि दूसरी संख्या मेरी क्या है? बी एक्स है, ठीक है, इस प्रकार से है। तो एचसीएफ क्या होता है और एलसीएम क्या होता है इन संख्याओं में, ये आपको सबसे पहले पता होना चाहिए। एचसीएफ क्या होता है? जो कॉमन पार्ट है, यानी एक्स इधर है और एक्स इधर है, दोनों में जो कॉमन पार्ट है उसको हम एचसीएफ कहते हैं। एलसीएम क्या होता है? सबसे पहले तो जो दोनों में कॉमन पार्ट है उसको लिख देते हैं और बाकी जो बचा हुआ पार्ट है, यानी दोनों के अंदर जो कॉमन पार्ट था उसको केवल एक बार लिखेंगे, एक्स लिख दिया है। अब बचा हुआ पार्ट क्या है? पहली संख्या के अंदर ए और दूसरी के अंदर बी है, इन दोनों को लिख दो ए बी। तो हमारे पास ये आ चुका है ए बी एक्स आ चुका है एलसीएम। तो एलसीएम आपका क्या होता है? एक तो कॉमन पार्ट को केवल एक बार लिखते हैं और बाकी जो भी पार्ट बचा हुआ है उसको लिख देते हैं। तो इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन आपके पास एलसीएम होता है। अब देखो एलसीएम आपको कितना दे रखा है? 210 दे रखा है और एचसीएफ कितना दे रखा है? 5 दे रखा है, ठीक है। तो देखो मैं यदि भाग देता हूं एलसीएम में एचसीएफ का, यदि भाग देता हूं तो मेरे पास क्या आ जाता है? ए बी बच जाएगा। ए बी कितना आएगा आपके पास? 210 को जब आप 5 से भाग दोगे तो कितना बच जाएगा? 5 से कट जाएगा ये, 5 चौका 20 और 5 दूनी यानी 42 आ चुका है, जो कि a इंटू बी का गुणनफल है, ठीक है, a इंटू बी का गुणनफल है। तो अब a इंटू बी का मतलब क्या है कि ये किस किस अनुपात में हो सकते हैं, यानी a और b की अलग अलग वैल्यू क्या हो सकती है। देखो या तो क्या हो सकती है कि a और b की वैल्यू देखते हैं हम, a की वैल्यू 42 हो सकती है और b की वैल्यू 1 हो सकती है, ऐसा हम कह सकते हैं। दूसरा क्या हो सकता है कि a की वैल्यू यदि मैं बात करूं, यदि मैं इसके अंदर 6-7 हो सकता है, 6 और 7, 6-7 तब 42 होता है गुणनफल। और क्या वैल्यू हो सकती है? और वैल्यू यदि मैं 3 से भाग देता हूं, a को यदि मैं 3 मान लूं तो 3 का भाग दूंगा, 3 एकम 3 गया और 3 चौका 12, तो ये हो चुका है आपका 3 एकम 3, ठीक है, और फिर बचा 12, तो ये हो चुका है 3-14 का भी अनुपात हो सकता है, यानी a का मान 6 है और b का मान 7 है, यहाँ पर b का मान 14 है, इस प्रकार से। तो अब देखो इनमें से कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई करती है। अब देखो पहली संख्या हमारी क्या थी? ax थी। a का मान आपके पास कितना? यदि मैं 42 रखूं और x का मान हमें पता है, एचसीएफ आपको कितना दिया है? 5, इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो काफी बड़ी संख्या बन जाएगी,
ठीक है, काफी बड़ी संख्या, कितना 210 बन जाएगा, जो कि हमें बताया था किसके बीच में होनी चाहिए, 25 से 40 के बीच में होनी चाहिए। तो ये 210 आ चुका है, 25 से 40 के बीच में तो नहीं आ रहा है। अब आप जब 6 को मल्टीप्लाई करते हो, 6 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, ये आपका 30 आ चुका है। इसी प्रकार देखो bx में जब आप 7 से मल्टीप्लाई करोगे किसको, x से, तो आपका 35 आ चुका है। यानी दोनों की दोनों संख्याएं, जब ये दूसरा ऑप्शन रखते हैं तो दोनों की दोनों संख्याएं आपकी 25 से 40 के बीच में है, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो यानी कि एक संख्या हमारी 30 हो गई और दूसरी 35 हो गई है। इसी प्रकार यदि आप ये वाला भी चेक करोगे तो वो भी सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो कौन सा किया, 6 और 7 से किया, तो हमारी संख्याएं आ चुकी है 25 और 40 के बीच में कहा, तो एक संख्या 30 आई है, दूसरी 35 आई है, दोनों को जोड़ोगे तो 65 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका यहां से 3 हो जाएगा। ये हो चुका है हमारा। सवाल नंबर 52 की बात करते हैं, तो यहाँ क्या दिया गया है, 1 और 100 के मध्य कि कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो 6 और 8 दोनों से पूर्णतः विभाजित होती है। यानी दोनों से पूर्णतः विभाजित होती है, तो दोनों का आप सबसे पहले एलसीएम ले लो। इनका जब आप एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा, 8 तिये 24 आ जाएगा, 24 आ जाए। अब आप क्या करो, 1 से 100 के बीच की निकालनी है, तो आप 100 को 24 से डिवाइड करो कि कितनी बार भाग जाता है, तो ये भाग 4 बार जाएगा, 96 आ जाएगा, फिर 4 बचेगा, अब भाग जा नहीं रहा है। तो टोटल ऐसी 4 संख्याएं होगी जो कि 24 से, यानी 6 और 8 से पूरी पूरी विभाजित होगी। तो ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। सवाल नंबर 59 की बात करें, भूतल पर स्थित किसी बिंदु Y से एक लैंप पोस्ट के शीर्ष का उन्नयन कोण, यानी कि ये मान लो ये एक लैंप पोस्ट है और भूतल पर एक बिंदु Y है, यहां से लैंप पोस्ट के शीर्ष का उन्नयन कोण की बात कर रहे हैं। तो उन्नयन कोण कितना बताया आपको, 45 डिग्री बताया है, 45 डिग्री बताया है। यदि लैंप पोस्ट के पाद बिंदु से Y बिंदु की दूरी कितनी है, 80, यानी कि ये वाली दूरी आपको 80 दी है। ठीक है, तो लैंप पोस्ट की ऊंचाई पूछी गई है, यानी कि ये कोण 45 है, तो ये कोण भी 45 है, दोनों कोण बराबर है, तो भुजाओं भी इनके सामने की बराबर होगी। यानी ये भुजा 80 है, तो ये भुजा 45 के सामने की भुजा 80, इस 45 के सामने की भुजा भी इतनी होगी, यानी दोनों भुजाएं बराबर होगी। तो 80 और 80, यानी कि ऊंचाई कितनी आ चुकी है, लैंप पोस्ट की हमारे पास आ चुकी है, 80 आ चुकी है। ये हो गया। सवाल नंबर 61 की बात करें, 61 की बात करें, 20 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक वर्ताकार प्लेट को रंगने के लिए 30 ml रंग की आवश्यकता होती है। इसी तरह की 80 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक प्लेट को रंगने के लिए कितने रंग की आवश्यकता होगी। देखो, हम एक चीज जानते हैं कि जब रेडियस r होती है तो हमें देखो, अब प्लेट को रंगना है, प्लेट को रंगने के लिए क्या चाहिए, पूरी प्लेट पे ऐसे रंगना पड़ेगा, तो ये क्या होता है, क्षेत्रफल, यानी कि हमें क्षेत्रफल की जरूरत पड़ेगी। तो रेडियस r है, तो क्षेत्रफल के अंदर क्या होता है, रेडियस की पावर 2 होती है, यानी रेडियस का स्क्वायर होता है। तो हम ये कह सकते हैं, देखो रेडियस उसकी स्टार्टिंग में कितनी थी, 40 थी, बाद में वो बात कर रहा है 80 हो जाए तो कितना होगा। तो हम देखो अनुपात में यदि सरल करें तो ये 1 से 4 हो गई है। ठीक, रेडियस क्या हुई है, 1 से 4 हो गई है। तो क्षेत्रफल क्या होगा, तो यहां पर देखो क्षेत्रफल कितना गुना होगा ये देखते हैं। तो हमें बाकी चीजें तो जरूरत नहीं है, वो तो सारी क्या है, कांस्टेंट है, इसलिए 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 आ जाएगा और 4 का स्क्वायर करोगे तो 16 आ जाएगा। यानी कि जब रेडियस 1 से 4 गुना हुई है तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 1 से 16 गुना हो जाएगा। ये हो चुका है। अब देखो 16 गुना हो जाएगा, तो यहां पर देखो 30 ml रंग की आवश्यकता हो रही थी, तो यहां कितनी रंग की आवश्यकता होगी, एक के लिए 30 की चाहिए, तो यहां पर 30 इंटू 16 कर दो आप, 30 इंटू 16 करोगे तो यहां से कितना आ जाएगा, 480 ml आ जाएगा। यानी कि 480 ml रंग की आवश्यकता होगी यदि हम रेडियस को 4 गुना करते हैं, 480। ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। सवाल नंबर 62, दो सम संख्याओं का महत्तम समापवर्त्य आपको एचसीएफ आपको कम से कम होना चाहिए। देखो दो सम संख्याएं हैं, सम संख्याओं में हमेशा 2 छुपा रहता है, तो कम से कम दोनों में से 2 तो कॉमन आएगा। यदि दोनों की दोनों सम संख्याएं हैं तो कम से कम उनमें 2 तो कॉमन आएगा, आगे चाहे कुछ भी कॉमन आए ना आए। तो इस प्रकार से जो सबसे छोटा एचसीएफ है यदि हम बात करें वो क्या हो सकता है, तो 2 हो जाएगा। जो कॉमन होता है वही तो हमारा एचसीएफ होता है, तो सबसे छोटा एचसीएफ क्या हो सकता है, 2 हो सकता है। सवाल नंबर 70, एक्स और वाई के बीच वह संबंध ज्ञात करें जिससे बिंदु ये एक्स वाई इस बिंदु और इस बिंदु से समान दूरी पर हो।
अब देखो, दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, यानी दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होती है, अंडरूट यहां पर x2 माइनस x1 करते हैं, यानी कि हमारे पास दो बिंदु है, पहला x1 y1 दे रखा है, दूसरा x2 y2 दे रखा है, तो हम कहेंगे x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1, ये हमारा क्या हो चुका है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। तो ये फॉर्मूला लगाएंगे हम यहां पर। तो देखो अब क्या है कि जब मैं दोनों तरफ लगाऊंगा, एक बार तो मैं क्या है, इस और इस बिंदु को लूंगा, दूसरी बार 6 को एक्स वाई से घटाऊंगा, यानी कि एक्स वाई दोनों बिंदुओं से समान दूरी पर है। तो देखो हम क्या करते हैं, पहली बार एक फॉर्मूला लगाया, अब आप रखो मान 6 में से x घटा के स्क्वायर करना है, इसी प्रकार 2 में से y घटा के स्क्वायर करना है, इसी प्रकार दूसरी साइड भी 4 में से x घटा के स्क्वायर करना है और 6 में से y घटा के स्क्वायर करना है, ये करना है। अब देखो दोनों तरफ अंडरूट है तो अंडरूट हट जाएंगे, बचेगा क्या, 6 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बचेगा प्लस 2 माइनस वाई का होल स्क्वायर बचेगा, और इधर क्या बचेगा, 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बचेगा प्लस 6 माइनस वाई का होल स्क्वायर बचेगा, ये बचेगा। अब आप जब इनको खोलोगे तो देखो हमारे पास इससे खोलोगे तो 36 आएगा, एक्स स्क्वायर वाला पद यहां पर भी आएगा प्लस का और इधर भी आएगा तो वो कट जाएंगे, वाई स्क्वायर का भी आएगा इसी प्रकार से, वो भी कट जाएंगे। देखो मैं खोल ही लेता हूं इनको सबसे पहले, देखो 36 आ जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर आएगा, फिर यदि बात करें तो 12x आएगा, इसी प्रकार से यहां बात करें तो 4 आएगा, वाई स्क्वायर आएगा और फिर बात करें तो 4y आ जाएगा, ये हो गया। इधर बात करें तो ये आ जाएगा 16 आ जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा और माइनस 8x आ जाएगा, इसी प्रकार से इधर 36, फिर आ जाएगा आपका वाई स्क्वायर और माइनस 12y आ जाएगा, ये आ जाएगा। अब देखो एक्स स्क्वायर इधर है और एक्स स्क्वायर इधर भी, ये कट जाएंगे, प्लस का है दोनों तरफ, इधर वाई स्क्वायर प्लस का है और इधर भी प्लस का है, तो ये भी आपस में घट के कट जाएंगे। अब देखो एक 36 यहाँ पर भी है और एक 36 यहाँ पर भी, ये भी कट जाएंगे, ये कट चुके हैं। अब आपके पास बचे क्या क्या वैल्यू है, एक तो आपके पास बची है इधर 12 माइनस का 12x, फिर आपके पास माइनस 4y बचा है और फिर प्लस का 4 बचा है, और इधर बात करें तो आपके पास एक तो 16 बच चुका है और माइनस का 8x बचा है और माइनस का 12y बचा है। अब सारी वैल्यू को आप उधर ले जाओ, तो जब ये 8 उधर जाएगा तो प्लस का बन जाएगा और यहाँ बचेगा माइनस 4x बच जाएगा। जब ये 12 माइनस वाई को आप उधर ले जाओगे तो ये प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ पर बच जाएगा 8y बच जाएगा आप, और 16 को उधर ले जाओगे तो ये 16 इधर रखो, 4 को इधर ले आओ, 4 को इधर लाओगे तो 12 हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो अब आपकी समीकरण आ चुकी है ये। अब देखो इधर 4 कॉमन आ जाएगा दोनों साइड, तो 4 कॉमन आ जाएगा, तो अब हमारे पास समीकरण क्या बच जाएगी, माइनस 2x बच जाएगी और प्लस का माइनस 2x, नहीं 4 कॉमन लेना है हमको, 4 और माइनस 4 कॉमन ले लो आप, ठीक है, माइनस भी कॉमन ले लो साथ में, तो कितना बचेगा, बाहर तो आ गया माइनस 4 कॉमन आ चुका है, अंदर क्या बचेगा, देखो यहां कहां लिख रहे हैं हम, यहीं कर लेते हैं, माइनस का 4 कॉमन यदि मैं लेता हूं तो मेरा अंदर क्या बचेगा, x बच जाएगा, माइनस 2y बच जाएगा, और इधर 4 इंटू आपका कितना हो जाएगा 3, तो 4 से यदि 4 कट चुका है और यहां यदि माइनस मैंने कॉमन लिया है, ये माइनस उधर चला जाएगा, तो x माइनस 2y बराबर माइनस 3 हो जाएगा, इस प्रकार से हो जाएगा आपका ऑप्शन, क्योंकि ये माइनस मैं इधर से उधर ले चुका हूं कॉमन लेके। अब आपका आंसर चेक करो, ऑप्शन नंबर 2 आपका जो है वो मैच कर रहा है, x माइनस 2y बराबर माइनस 3, ये आ चुका है आपका आंसर। सवाल नंबर 72 की जब बात करें, सवाल नंबर 72 की बात करें, उस भिन्न का चयन कीजिए जिसे 1/2 में जोड़ने पर प्राप्त मान 2 के बराबर आ जाता है, यानी कि एक मैं भिन्न मान लेता हूं x बटे वाई, इसमें जब आप 1/2 जोड़ते हो तो आपका मान 2 आ जाता है, ये कह रहा है वो। तो मैं क्या करूं, 1/2 को उधर ले जाऊं, 2 में से यदि आप घटाओगे इसका तो कितना बच जाएगा, 3/2 बच जाएगा, यानी एक्स वाई का मान कितना आ चुका है, 3/2 आ चुका है, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। सवाल नंबर 73 की बात करें, 5:2:8 के अनुपात में ABC के बीच एक राशि बांटी गई है, 3 लोगों के बीच में बांटी गई है, ठीक है, तीनों का योग करते हो तो कितने के बराबर आता है, 15 के बराबर आता है। यदि A और C के हिस्सों में से, A और C के हिस्सों में 7,740 का अंतर है
अनुपात में कितने का अंतर है? 8 और 5 के बीच 3 का अंतर है, और 3 की वैल्यू आपको कितने अंतर में दी है? 7 7 40 ये दे रखी है आपको। तो यहां से आप 1 की वैल्यू निकाल सकते हो। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? भाग दोगे तो 2, और ये आ चुका है आपका 5 बार जाएगा। फिर यहाँ पर 24 8 0 ये आ चुका है। तो हमसे कितने की वैल्यू पूछी है? योग पूछा है, कुल राशि पूछी है, यानी तीनों का योग। तो 15 की वैल्यू पूछी है। आप 25 80 को 15 से मल्टीप्लाई कर दो इस प्रकार से, ठीक है। तो 15 को करोगे तो आप कितना आ जाएगा? एक तो जीरो आ जाएगी। 15 8 कितना होता है? 120 होता है, तो 12 आ गया। 15 5 75, 75 और 12 कितने हो जाएंगे? 75 में 10 85 और 87 8 आ जाएगा। 15 दूनी 16, 15 दूनी 30, 30 और 8 38 हो जाएगा, यानी 38,700 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका कितना? 3 हो चुका है। सवाल नंबर 74 की बात करें, हिना ने चक्रवृद्धि ब्याज की 8% वार्षिक दर पर 2 वर्षों के लिए 20,000 की धनराशि उधार ली। चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। देखो, 1 साल का 8% है, तो 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से कंपाउंड कितना हो जाएगा? ये आपका 8 प्लस 8 इंटू 8/100 करोगे तो कितना हो जाएगा? 8 और 8 जोड़ोगे तो 16 हो जाएगा, और यहां से आपका आएगा 0.64 आ जाएगा। टोटल कितना आ चुका है? 16.64% आ चुका है, यानी 2 सालों का कंपाउंड बात करें तो 16.64 आ चुका है। अब आपको कुछ नहीं करना है, 20,000 का ये 16.64% आपको निकालना है, कितना होता है? यही आपका ब्याज है। तो डबल जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगी, और यहां से यदि पॉइंट हटाते हो तो नीचे 2 जीरो आती है, जिससे ये 2 जीरो कट जाएगी। सिंपली अब 2 को आपको इससे मल्टीप्लाई करना है, तो जब 64 को करते हो तो 28 आता है, 128 आता है, एक आंसर आ गई। और 16 को करोगे 32 आ जाएगा, 33 हो जाएगा। ये 33 28 आपका ब्याज आ चुका है 2 सालों का। 33 28 ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। सवाल नंबर 75 की बात करें, 75 में क्या दिया है? ए दोपहर 1 बजे 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यात्रा आरंभ करता है। बी ने 1:40 बजे उसी स्थान से 50 किलोमीटर की चाल से उसी दिशा में चलना आरंभ किया। तो बी को ए तक पहुंचने में कितने मिनट लगेंगे? यानी ए देखो 1 बजे चला है और बी 1:40 पर चला है, यानी कि 40 मिनट बाद चला है बी। तो ए 40 मिनट में कितना चल जाएगा? सबसे पहले हमको ये निकालना पड़ेगा। अब देखो, दोनों चाल है जो घंटा प्रति मिनट में यानी किलोमीटर प्रति घंटा के अंदर दी है, तो हम इस टाइम को भी है ना घंटों में चेंज कर लेंगे, आवर में चेंज कर लेंगे। तो ये मिनट में दिया है, तो आप 60 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 2/3 आवर आ जाएगा, ठीक है। तो अब हमारा टाइम आ चुका है 2/3 आवर के अंदर वो 40 की स्पीड से कितना चल लेगा जब तक बी नहीं चला है। तो 2/3 इंटू आप 40 से करोगे, यानी समय इंटू चाल से करोगे, तो ये आपके पास क्या आ जाएगी? दूरी आ जाएगी, यानी इतना चल चुका होगा वो। आप इसको और सोल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा? 80/80 कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। 80/3 यानी इतना किलोमीटर वो चल चुका होगा जब तक ए चलना स्टार्ट करता है। अब ए चलना स्टार्ट किया, ठीक है, इससे 50 किलोमीटर की स्पीड से। ए क्या बी चलना स्टार्ट किया 50 किलोमीटर की स्पीड से, और ए भी चल रहा है 40 किलोमीटर की स्पीड से। तो देखो, ए 40 की स्पीड से चल रहा है और बी 50 की स्पीड से चल रहा है, तो दोनों के बीच का अंतर कितना है? 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड का अंतर है। इसी अंतर से वो इसको पकड़ेगा, जो उनके बीच ये 80/3 किलोमीटर की जो दूरी है वो किससे पकड़ेगा? ये 10 किलोमीटर ज्यादा है, इससे पकड़ी जाएगी। तो 80/3 किलोमीटर को इस चाल से करने पर कितना समय लगेगा? समय बराबर दूरी बट्टे चाल। तो इससे कितना समय लग जाएगा? 8 से 8 जीरो से जीरो कट जाएगी, 8/3 घंटे आ जाएंगे। और इसको यदि आप मिनट में चेंज करना है तो आप क्या करोगे? 60 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो यहां से 20 आ जाएगा, यानी 160 मिनट के अंदर वो पकड़ लेगा। कितने में पकड़ेगा? 160 मिनट के अंदर पकड़ लेगा, 160 मिनट में पकड़ लेगा। ऑप्शन नंबर हमारा 2 हो जाएगा। सवाल नंबर 77 की बात करें, यदि tan थीटा प्लस कोट थीटा बराबर 6 है तो ये इसका मान बताना है हमको। यदि मैं tan को x मानता हूं, ठीक है, 1/, यहां से tan हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 1/x बराबर 6 हो गया, और हमको मान निकालना है x² + 1/x²।
ये सवाल हमारा चेंज हो चुका है। अब आपको पता है कि x प्लस वन अपॉन एक्स बराबर यदि k है तो इसका मान कितना आ जाता है, k स्क्वायर माइनस 2 आता है। देखो अब k का मान 6 है तो 6 का स्क्वायर 36 माइनस 2 करोगे तो ये आ जाएगा आपका 34 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा 3 हो जाएगा यहाँ से। सवाल नंबर 81 की बात करते हैं। दो धनात्मक पूर्णांकों का एलसीएम बड़ी संख्या के 3 गुने के बराबर है। देखो इसमें थोड़ा सा आप वापस से कि ax है पहली संख्या, दूसरी संख्या हमारी bx है, ठीक है। अब उसने कहा है कि बड़ी संख्या एलसीएम क्या है, बड़ी संख्या के 3 गुने के बराबर। यदि मैं इसको पहली वाली संख्या को बड़ी मान लूं, ये मेरी संख्या को मैंने मान लिया ये बड़ी है और ये छोटी संख्या है, ये छोटी मान लिया, ठीक है। तो एलसीएम क्या है, एलसीएम क्या होता है हमारा, सबसे पहले तो एक तो वो कॉमन पार्ट को एक बार लिखते हैं और बाकी बचा हुआ पार्ट, तो ए बी एक्स हो चुका है। और ये ए बी एक्स किसके बराबर होगा, वो कह रहा है कि बड़ी संख्या के 3 गुना, बड़ी संख्या ए एक्स है और इसके 3 गुने के बराबर है। तो यहां से यदि मैं a से a काटू और x से x काटू तो आपको पता चल रहा है कि b बराबर 3 आ चुका है। तो एक चीज तो हमारे पास ये आ चुकी है कि b बराबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब आपको क्या दिया गया है, छोटी संख्या और दोनों संख्याओं का एचसीएफ, यानी छोटी संख्या और एचसीएफ का अंतर कितना दे रखा है आपको, 6 दे रखा है। छोटी संख्या क्या है, bx है, और bx और x एचसीएफ x है, इन दोनों का अंतर आपको 6 दे रखा है। b का मान कितना है, 3 है, तो हम रख देंगे यहां पर 3। 3x माइनस एक्स बराबर करोगे ये 6 के बराबर है, तो 2x बराबर मेरा 6 हो गया, तो x कितना आ जाएगा, यहां से 3 आ जाएगा। x की वैल्यू आपके पास 3 आ चुकी है। आपसे पूछिए छोटी संख्या क्या होगी, छोटी संख्या हमारी bx है, तो b का मान हमारे पास था कितना, देखो ये तो है x का मान 3, b का मान भी 3 है और x का मान भी 3 है, तो संख्या छोटी वाली कितनी हो गई है, 9 आ चुकी है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर हमारा यहां से 2 हो जाएगा। सवाल नंबर 82, देखो a अनुपात b बराबर इतना दे रखा है, b c इतना दे रखा है और c d इतना दे रखा है। हमको ये अनुपात पूछा गया है कि इनमें से कौन सा मान है, तो हम क्या है कि पूरा सॉल्व नहीं करेंगे इसको, तो उसमें क्या है काफी टाइम लग जाएगा। तो देखो टाइम किस प्रकार से बचाएंगे, a का मान क्या आएगा और d का मान क्या आएगा, मैं ये निकाल रहा हूं। यानी पहला और अंतिम क्या आता है, आप इससे देखो, यदि सभी का जो पहला पहला अनुपात है, पहला ये, इनको यदि मैं मल्टीप्लाई करता हूं, 1 को 5 से किया 5 आ गया और 5 को 2 से किया 10 आ गया, तो ये a हो गया। और इसी प्रकार d की बात करते हैं, d निकालना है तो जो लास्ट वाले सभी के अनुपात है, 3 को 4 से कर दो और 4 को आप 3 से कर दो। देखो 3 को 4 से किया 12 और 12 को 3 से किया तो कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा, ये 36 आ जाएगा। यानी ए और डी का अनुपात कितना आएगा, 10:36 आएगा, या कह सकते हैं 5:18 आएगा। अब आप ये ऑप्शन में चेक कर लो कि ए और डी को सरल करने पर किन में 5 और 18 का अनुपात आ रहा है। जब हम पहले में देखते हैं ए कितना है मेरा 4 और डी कितना है 16, तो इनको यदि आप और ज्यादा सरल करोगे तो कितना आएगा अनुपात, ये आपका 1:4 आ जाएगा, तो ये नहीं बन रहा है। दूसरे ऑप्शन को लोगे तो वहां पर तो आपको सिंपल दिखाई दे रहा है 5 और 18, जहां से हमारा ये दूसरा नंबर ऑप्शन हो चुका है। तीसरे को यदि चेक करोगे तो 4 और 20 है ए और डी का अनुपात, तो यहां से चेक करोगे तो 1:5 आता है। और चौथे को चेक करोगे तो भी आपका 1:4 आएगा। यानी कि हमारा ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 होगा, क्योंकि वही मैच कर रहा है 5:18 5:18, तो ऑप्शन नंबर 2 हो चुका है। सवाल नंबर 85 की बात करें, 1/4 और 1/2 के बीच में मध्य एक परिमेय संख्या का मान बताना है। सिंपली आप ये ध्यान रखो, इनमें से कौन सी संख्या इन दोनों के बीच में है ये बतानी है हमको, ठीक है, ये बतानी है इनमें से कौन सी संख्या इनके बीच में है ये बतानी है। तो आप जानते हो 1/4 का मान क्या होगा, 1/4 का परसेंटेज में मान कितना होता है, ये होता है 25% के बराबर, ठीक है। और यदि 1/2 की बात करें तो ये 50% के बराबर होता है। तो यानी कि हमें ऐसी संख्या बतानी है जिसका मान 25% और 50% के बीच में आता है। तो जब आप इसको सरल करोगे, पहले ऑप्शन को सरल करोगे तो कितना आएगा आपका, ये 60% के बराबर आएगा, क्योंकि 1/5 20% के बराबर होता है, 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 60 के बराबर।
ये दूसरे को सरल करोगे तो कितना आएगा, ये आपका आएगा 12.5% के बराबर होता है। इसी प्रकार से यदि इसको करोगे तो 1/8 का मान 12.5% होता है, और इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 37.5% के बराबर आ जाएगा। चौथे को यदि आप करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 16 सही 2/3% के बराबर आ जाएगा। 16 सही 2/3% के बराबर आ जाएगा। तो यहां पर कौन सा मान होगा, देखो कौन सा मान होगा 25% और 50% के बीच में। तो देखो 60 नहीं आएगा, इनके बीच में 12.5 भी नहीं आएगा, और ये जो चौथा मान है वो भी नहीं आएगा। तो कौन सा मान आ रहा है इनके बीच के अंदर, तो मान आ रहा है हमारा तीसरा, क्योंकि 37.5 इनके बीच में लाई करता है, 37.5 इनके बीच में आता है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर यहां से 3 हो चुका है। सवाल नंबर अब 87 की बात करें। 87 में आपको क्या दिया गया है, नीचे दी गई तालिका में दिए गए वर्षों के दौरान एक कारखाने के वार्षिक व्यय को दर्शाया गया है। यानी रॉ मटेरियल पर इतना खर्च होता है, इंटरेस्ट जो लोन लिया था उस पर हर साल हजारों के अंदर 13.4 हजार खर्च होते हैं, 2015 में 23.5 हजार खर्च होते हैं, और जो सेल है, सेल पर इतना खर्च होता है 321। ये हजारों के अंदर वैल्यू दे रखी है। अब पूछा क्या गया है आपको, दी गई अवधि के दौरान कारखानों द्वारा चुकाए जाने वाले वार्षिक ऋण की औसत राशि ज्ञात कीजिए। औसत राशि बतानी है कितनी होगी, कि ये जो ब्याज है, जो इंटरेस्ट ऑन लोन, तो इसके ऊपर जो दिया जा रहा है वार्षिक ब्याज, यानी कि जो ब्याज दिया जा रहा है, ब्याज के रूप में जो पैसा दिया जा रहा है उसका औसत बताना है। तो आप क्या करोगे, इन सबको जोड़ोगे, इन सबको आप जोड़ लोगे। इन सबको जोड़ने पर कितना आएगा आपका, ये आपका 134.3 आएगा। आप इसको जोड़ के देख लेना, और जब आप इसको 5 से यदि डिवाइड करते हो तो आपका 26.86 आ जाएगा। 26.86 आ जाएगा, क्योंकि उसने औसत पूछा है तो हम सबको जोड़ा, टोटल 5 संख्याएं हैं तो 5 से डिवाइड कर दिया, तो हमारा औसत आ चुका है 26.86 आ चुका है। ऑप्शन नंबर आपका यहां से 2 हो जाएगा। आगे सवाल नंबर 89, इसमें क्या दिया गया है, दिल्ली 2017 की बात चल रही है। दिल्ली की जनसंख्या के 7 जिलों में वितरण को दर्शाया गया है। जनसंख्या का वितरण दर्शाया गया है दिल्ली के 7 जिलों में। प्रत्येक जिले में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली जनसंख्या का प्रतिशत आपको दूसरी टेबल से दिखाया गया है। तो देखो अब हमसे पूछा क्या गया है, हमसे देखो पूछा क्या गया है, यदि वर्ष 2017 की बात करें तो उत्तर पश्चिम जिले की जनसंख्या कितनी है, उत्तर पश्चिम जिले की जनसंख्या कितनी है, 52,000 दे रखी है। तो उत्तर पूर्व जिले की कितनी ऐसी जनसंख्या है गरीबी रेखा से नीचे है, ऐसी कितनी जनसंख्या है उत्तर पूर्व जिले की जो गरीबी रेखा से नीचे है। अब देखो हम सबसे पहले अनुपात में देख लेते हैं उत्तर पश्चिम की कितनी है, तो ये वाला है, यानी कि ये भाग उत्तर पश्चिम है जो कि आपको 10 से दिखाई दे रहा है। और यदि हम उत्तर पूर्व की बात करें, ये वाला भाग है जो कि 21% से दिखाई दे रहा है, यानी कि उत्तर पश्चिम 10 दे रखा है और उत्तर पूर्व आपको कितना दे रखा है, 21 दे रखा है। अब 10 की वैल्यू आपको कितनी दे रखी थी, 52,000 दे रखी है। 10 की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 52,000 दे रखी है। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहां से यदि आप सॉल्व करोगे तो एक की वैल्यू मेरे पास 5200 हो जाएगी। ठीक है, एक की वैल्यू मेरे पास कितनी हो जाएगी, 5200 हो जाएगी। तो अब देखो एक की वैल्यू 5200 है तो 21 की आप निकाल लोगे, 21 की कितनी हो जाएगी आपके पास, 21 इंटू 5200, ये आ चुकी है हमारे पास उत्तर पूर्व जिले की कुल जनसंख्या। अब ऐसी जनसंख्या बतानी है जो गरीबी रेखा से नीचे निवास करती है। तो उत्तर पूर्व जिले की गरीबी रेखा से नीचे कितना परसेंट, 52%, 42%, यानी इसका 42% आपको निकालना है। इसका 42% निकालोगे तो सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। 0 से 2 जीरो काट लो। अब देखो इनको मल्टीप्लाई करना है हमको, मल्टीप्लाई करोगे। अब देखो मैं इनको एक, आप मल्टीप्लाई करके देख लेना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक तरीका और है, देखो डायरेक्ट भी हम चेक कर सकते थे। कैसे, डायरेक्ट देखो कैसे चेक कर सकते थे, पहले तो देखो आंसर क्या है, आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, आपका ये आंसर आ जाएगा। अब देखो हम डायरेक्ट कैसे कर सकते थे, उसने क्या कहा कि इन दोनों का अनुपात आ चुका है, यानी 10 और 21 का अनुपात आ चुका है दोनों का। ठीक है, ये आया था हमारा।
अब क्या है कि यदि देखो यहाँ पर कोई भी वैल्यू नीचे कट नहीं रही है, यानी जो हमारा आंसर होगा उसके अंदर ये 21 तो रिफ्लेक्ट होगा ही होगा, और 21 में क्या है 7 है, तो यानी कि वो 7 भी रिफ्लेक्ट होगा। तो ठीक है, हम देख लेते हैं कि हमारा कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो 7 से डिवाइड हो रहा है। तो हमको ये कोई भी वैल्यू निकालनी नहीं पड़ती, आप डायरेक्ट यहाँ से देखते हैं 10 और 21 का अनुपात है। अब ये 21 कटना वाला नहीं है, क्योंकि किसी से भी नीचे कोई ऐसी संख्या आ ही नहीं रही है हमारे पास जो अनुपात है, और इस 21 के अंदर हमें पता है कि 7 है। तो हम ऐसा ऑप्शन देख लेंगे जो 7 से डिवाइड होता है। तो देखो अब 7 से जब आप डिवाइड करोगे तो ऑप्शन नंबर 4 पूरा पूरा डिवाइड होगा, बाकी कोई भी ऑप्शन डिवाइड नहीं होगा। 7 के लिए आपको डायरेक्ट भाग देके देखना पड़ेगा। देखो 7 6 42 आ जाएगा, फिर उसके बाद में 38 बचा तो 5 बार जाएगा, उसके बाद में फिर 5 बार जाएगा, और फिर 2 बार जाएगा। इस प्रकार पूरा पूरा भाग जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। देखो एक बार मैं आपको है ना ये जो दूसरा शॉर्ट मेथड फिर से बता देता हूँ कि वर्ष 2017 में दिल्ली की जनसंख्या 7 जिलों में वितरित थी। अब देखो उसने क्या कहा था हमें कि उत्तर पश्चिम जिले की जनसंख्या 52,000 है। किसकी? उत्तर पश्चिम की दे रखी है आपको। उत्तर पूर्व जिले की जनसंख्या पूछी गई है कितनी है, गरीबी रेखा से नीचे। अब देखो हमने अनुपात निकाला, एक तो 10 आया हमारा और वो है 11 है। इस प्रकार से दे रखा है आपको कि ये 10वां भाग है और ये 11वां भाग दे रखा है। 10% और 21%, 11 क्या 21%, 10 और 21% दे रखा है। अब आप जब 21% की बात करते हो, ठीक है, एक की वैल्यू आपकी कितनी आई थी? एक की वैल्यू आपकी 5200 आई थी। जब आप इसको 5200 से मल्टीप्लाई करोगे और उसके बाद में आप 42% निकालोगे, तो यहाँ पर देखो 21 के अंदर 21 किसी से भी नहीं कट रहा है, क्योंकि नीचे 100 है तो कटेगा नहीं। इसका मतलब ये आंसर के अंदर ये पूरा आंसर आएगा हमारा, इस पूरे आंसर में ये रिफ्लेक्ट होगा। ठीक है, रिफ्लेक्ट होगा यानी कि वो आंसर हमारा 7 उसके अंदर छुपा हुआ है, तो 7 से पूरा पूरा भाग जाएगा। इस प्रकार आप चेक कर सकते हो। तो हमें कुछ भी निकालने की जरूरत नहीं थी, स्टार्टिंग में 10 21 करते और डायरेक्ट आंसर चेक कर लेते। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा आज का पेपर समाप्त हो चुका है, यानी कि कंप्लीट हो चुका है आज का हमारा पेपर। कैसा लगा आपको ये आप कमेंट में जरूर बताना। कोई प्रॉब्लम है तो आप वो भी कमेंट कर सकते हो। और थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं इसी प्रकार के एक और पेपर के साथ। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।